Hello students, welcome to Fugi Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 12 of economics, that is income determination and multiplier. हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम लेवल, यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दिए हैं और बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो इक्विलिब्रियम लेवल को डिफाइन करता है। एट इक्विलिब्रियम लेवल और आगे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग्स इज इक्वल टू एएस, एएस यहाँ पे आपका एग्रीगेट सप्लाई है, और फिर कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग। तो इक्विलिब्रियम लेवल को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छे तरीके से डिफाइन करता है। तो इक्विलिब्रियम लेवल दो ही कंडीशंस में एस्टैब्लिश किया जा सकता है, जब आपका एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, ये पहली कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन होती है जब आपकी सेविंग्स, यानी कि मैं इसको यहाँ पे एस लिखूंगा, इक्वल हो इन्वेस्टमेंट के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजम्पशन इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में नहीं होती कि ये सिचुएशन एस्टैब्लिश। बी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है। तो यस, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो सेविंग इक्वल टू एएस है जो कि गलत हो जाएगा, और कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग जो कि वो भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एमपीसी इज 0.6 देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो यहाँ पे ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि होता है के, जहाँ पे हम के को डिनोट करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो है एमपीसी की वैल्यू पहले से गिवन है, हमें के की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू है 0.6, तो 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/0.4। 4 आप यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देगा 2.5, राइट। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2.5 करने से आपको 0.4 इंटू 2.5 आपको दे देगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज। तो यहाँ पे पूछा गया कि मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये तो नहीं पूछा हमसे, लेकिन बोला कि जब भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी मल्टीप्लायर की, तब एमपीसी की क्या वैल्यू रहेगी। ओके, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है मल्टीप्लायर की, एक तरह से हमें वो भी बताना है और एमपीसी की वैल्यू भी बताना है। तो आपके यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में इन्फिनिटी और 0, इन्फिनिटी और 1, 1 और इन्फिनिटी, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, इन्फिनिटी, यानी कि जो मल्टीप्लायर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जो है वो हो सकती है, और उसी समय एमपीसी की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखा था के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे एमपीसी की वही वैल्यू पुट करता हूँ, एमपीसी की वैल्यू जैसे हम बोला गया कितनी, 1, तो आप देखें यहाँ पे क्या हमें रिजल्ट मिलता है 1/1 माइनस 1, जो कि अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू इन्फिनिटी। ओके, सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट रहेगा आपका। इसके अलावा बाकी ऑप्शंस जो है, आप अगर बाकी ऑप्शंस की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें वो आंसर नहीं आएगा। ऑफ कोर्स किसी भी चीज की, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो सकती है, इन्फिनिटी यानी कि उससे ज्यादा कोई बड़ी वैल्यू होती नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ए और बी ही जो है आपके दो आंसर रहेंगे। बाकी आपको यहाँ पे दिया है 1, तो नहीं, 1 से भी ज्यादा मल्टीप्लायर की वैल्यू रहती है, इसलिए सी पहले ही गलत हो जाएगा और डी आपका नन ऑफ द अबव भी गलत रहेगा। अगर हम यहाँ पे इसको दूसरी वैल्यू में पुट करें, ठीक है, अगर आप जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको लगता है कि ठीक है बी की जगह हम ए को ट्राई करते हैं, तो अगर मैं एमपीसी की जगह दूसरी वैल्यू पुट करूं तो 1/1 माइनस कितना हो जाएगा एमपीसी की वैल्यू, अगर मैं 0 लेता हूं तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1, तो 1/1 और वैल्यू हो जाएगी 1, यानी इन्फिनिटी नहीं आएगी इस केस में, है ना। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, इन्फिनिटी जो मल्टीप्लायर की वैल्यू हो सकती है, और 0 कब, जब एमपीसी 0 हो तब आपको जो मल्टीप्लायर है वो इनफाइनाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। ठीक है, तो यहाँ पे एमपीसी बोला गया कि अगर एमपीसी इक्वल होता है किसके, एमपीएस के, तो मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले एमपीसी और एमपीएस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कैसा एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो एमपीसी प्लस एमपीएस
इज इक्वल्स टू कितना होता है 1। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर ये दोनों बराबर है, अगर एमपीसी और एमपीएस दोनों के दोनों कितने हैं, इक्वल है एक दूसरे के, तो इसका मतलब एक ही चीज है कि यहाँ पे जो आपका एमपीसी और एमपीएस है दोनों की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मल्टीप्लायर निकालने के दोनों तरीके हैं, आप एमपीसी से भी मल्टीप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं और एमपीएस से भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है तो इससे यही समझ में आता है कि ये दोनों की वैल्यू जो है वो 0.5 है। तभी अगर यहाँ पे आप देखें, ये अगर 0.5 होगा और ये भी अगर 0.5 होगा, तभी जाके आपको 1 मिलेगा। अगर इनकी वैल्यू इसके अलावा कोई और नंबर होती है तो फिर आपको 1 नहीं मिल सकता है ना। क्वेश्चन ने ऐसे स्पेसिफाई करा है कि एमपीसी जो है वो इक्वल है किसके, एमपीएस के। ठीक है, तो यही एक केस है जहां पे एमपीसी और एमपीएस एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे कि हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लायर की वैल्यू। तो आप मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो एमपीसी के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी निकाल सकते हैं और एमपीएस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 1/1 - एमपीसी का इस्तेमाल करा था, वही बात हम एमपीएस से भी निकाल के देख लेते हैं। K इज इक्वल्स टू 1/MPS, ये इसका दूसरा फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पे 1/MPS की वैल्यू जो कि 0.5, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप अगर एमपीसी भी लेते तो भी जो डिनोमिनेटर है वो आपको 0.5 ही आता, और 0.5 से डिवाइड करने में आपको कितना मिल जाएगा, 2। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको हो जाएगा D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश कर्व इन द इनकम डिटर्मिनेशन एनालिसिस। यानी एडी कर्व जो है वो किस कर्व से रिप्रेजेंट किया जाता है जब हम इनकम डिटर्मिनेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं, है ना। यानी कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व। एक एक करके ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस सेविंग, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ओके, तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होता है एक इकोनॉमी के बेसिकली टोटल जो भी डिमांड है, सारी की सारी डिमांड जो है उनको बताता है, उनको शो करता है। तो वो दो ही चीजों से आप शो कर सकते हैं, एक आपका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। बिकॉज बाकी अगर आप बाकी ऑप्शन देखें तो आपको दिए कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट, जिससे कोई भी एक आपका जो है रैशनल जो है कोई वेरिएबल नहीं निकलता। बिकॉज कंजम्पशन प्लस सेविंग अगर आप करते हैं तो आपको उससे क्या मिलता है, एग्रीगेट सप्लाई। आप उसमें अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें तो कुछ भी आपको लॉजिकल चीज उससे नहीं मिलती है। सिमिलरली कंजम्पशन प्लस सेविंग दी दिया है जो कि इक्वल होता है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। हमें यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल ढूंढना है जो एग्रीगेट डिमांड की इक्वल हो। फिर सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट दिया है, सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट से भी कोई चीज ऐसी नहीं निकलती है। आखिर में जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी, इसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है, तो एडी को जो है हम सी प्लस आई कर भी बोलते हैं, है ना। तो ये एडी ये हो जाएगा एडी इक्वल टू सी प्लस आई। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की मदद से ही जो है हम एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू एमपीसी। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर और एमपीसी के रिलेशन के बारे में पूछा गया कि कैसा उनके बीच में रिलेशन है, डायरेक्ट है, पॉजिटिव है, इनडायरेक्ट है या फिर रियली। तो आप पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखें, जो एक फॉर्मूला है एमपीसी और मल्टीप्लायर का जो कि 1/1 - एमपीसी, राइट। तो आप इससे आप बता सकते हैं कि क्या रिलेशन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमपीसी की वैल्यू 0 ले लेता हूं, तो अगर मैं 0 लूंगा यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू, तो 1/1 - 0 अब मुझे कितना दे देगा, 1 दे देगा। ठीक है, अगर मैं एमपीसी की वैल्यू बढ़ा देता हूँ तो 1/1 - 0.5 है ना, मैंने 0 से बढ़ा के 0.5 ले लिया, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1/0.5 और ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, जैसे मैंने एमपीसी की वैल्यू बढ़ाई तो मेरे के की वैल्यू जो है यानी मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव रिलेशन। यहाँ पे एमपीसी बढ़ रहा है, आप देखें यहाँ पे मैंने एमपीसी को बढ़ाया तो मेरा जो मल्टीप्लायर है वो भी इंक्रीज हो गया। राइट ना, आप देख सकते हैं पहले मैंने 0 वैल्यू ली तो मल्टीप्लायर 1 था, मैंने वैल्यू जो है उसको कम करा, बढ़ाया, मैंने जब वैल्यू को बढ़ा के 0.5 करा तो वो कितने हो गए, 2 हो गए। यानी कि मैंने एमपीसी की वैल्यू बढ़ाई तो मुझे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ी हुई मिली। तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, पॉजिटिव रिलेशन, है ना। तो मल्टीप्लायर और एमपीसी के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन है, जहां पे जब दोनों बढ़ते हैं तो दोनों, जब कोई एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरे की वैल्यू बढ़ जाती है, और जब कोई एक वेरिएबल कम होता है तो दूसरे की वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन द इकोनॉमी डिसाइड्स टू सेव द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी। तो अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये है ना। यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है कि जब पूरी की पूरी एडिशनल इनकम को वो सेव कर लेता है तो मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू रहेगी, है ना। तो आप देखें यहाँ पे एमपीएस के बारे में बात करी जा रही है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में बात करी जा रही है।
तो जब पूरी की पूरी इनकम, जो भी एडिशनल इनकम आई है, उसको एमपीएस इज इक्वल्स टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, है ना। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जितनी भी एडिशनल इनकम आई थी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल माना कि मेरी एडिशनल इनकम एक आई थी, तो मैंने पूरी की पूरी वो सेव कर ली, तो एमपीएस की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। आपको यहाँ पे पहले एमपीएस की वैल्यू पता लगानी, एमपीएस की वैल्यू मतलब 1 हो गई, है ना। हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। आपकी एडिशनल इनकम आई, हमने बोला वो एडिशनल इनकम कितनी है, 100, तो हमने 100 ले लिया और उस पूरे के पूरे 100 को मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू को ले सकते हैं 100 अपॉन 100, यानी कोई भी आप एग्जांपल ले लें, कोई भी नंबर ले लें, आपका आंसर जो है एमपीएस का इस केस में 1 ही आना है। अब मैं के की वैल्यू यहाँ पे निकालूं, बिकॉज हमसे के बारे में पूछा गया, तो 1 अपॉन एमपीएस, तो एमपीएस की वैल्यू जैसे 1 थी, तो 1 अपॉन 1 आपको ये दे देगा कितना, 1, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कितना आपका 1, है ना। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, यहाँ पे वो कैलकुलेट करना था। आप यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 100 लिया, आप 1 भी ले सकते हैं, 10, 20, 15, जो आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। Dash refer to situation when ED is equal to AS beyond the full employment level. Okay, यहाँ पे beyond the full employment level के बारे में बात करी गई है। तो जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई, ये आपका एग्रीगेट डिमांड, है ना। मैंने बोला कि यहाँ पे जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो टच हो चुका है ना। ये आपका एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा और ये आपका एग्रीगेट डिमांड हो जाएगा। पर यहाँ पे उन्होंने एक सिचुएशन के बारे में पूछा है, जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो इक्वल होता है एग्रीगेट सप्लाई के बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि ये दोनों सिचुएशन जो है ये कहीं आगे जाके मिल रही है, ठीक है। तो जब ये पॉइंट के बियॉन्ड हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसको हम क्या, कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बिकॉज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो है वो कुछ इस तरीके से ही नजर आता है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब आपका जो जब आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो, लेकिन ये बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, यानी कि इस पॉइंट में जहां पे उतनी एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम उसको बोलते हैं ओवरफ्लो एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि जब एम्प्लॉयमेंट जितना लेवल है इकोनॉमी में उससे कम लेवल पे फंक्शन कर रही है, और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। जब यहाँ पे इतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट हो, जितनी रिसोर्सेज इकोनॉमी में अवेलेबल ना हो, तब उसको हम बोलते हैं ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द एल्जेब्रिक रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी इज। तो एमपीसी और मल्टीप्लायर के बीच में एल्जेब्रिक रिलेशन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे इजीली बन जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हैं मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 प्लस एमपीसी, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और मल्टीप्लायर यानी के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीसी, है ना। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, राइट। तो इसी तरीके से हम इसको एक एल्जेब्रिक रिलेशन में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इफ सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज s इज इक्वल्स टू -40 प्लस 0.4 इनटू y, देन एमपीसी इज। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग फंक्शन आपको गिवन है एक इकोनॉमी का, यहाँ पे आपको दिया है 0 s यानी सेविंग्स इज इक्वल्स टू -40 प्लस 0.4 इनटू y। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल करा गया सेविंग फंक्शन का इस्तेमाल करा गया, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, s इज इक्वल्स टू नेगेटिव में ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस b इंटू y। ओके, तो ये उसी चीज का फॉर्मूला है। आप यहाँ पे देखें नेगेटिव में c बार दिया है क्या, यानी कि नेगेटिव में ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जो कि कितनी वैल्यू दी है आपको 40 दी है, और b की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, b की वैल्यू दी गई है 0.4। b यहाँ पे क्या है, b स्टैंड्स फॉर MPS। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है एमपीसी की क्या वैल्यू है ना। तो आप पहले इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखेंगे जिससे पता लग जाएगा कि कौन सी चीज क्या है। सिंपल सा आपसे यहाँ पे बस एमपीसी की वैल्यू पूछी गई है, तो आपको यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बी कितना है आपका, बी है 0.4, बी है एमपीएस इज इक्वल टू 0.4। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने बताया था दोनों के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं एमपीएस और एमपीसी के बीच में। यहाँ पे एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल्स टू 1। एमपीएस की वैल्यू गिवन है कितनी, 0.4, प्लस एमपीसी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो आप यहाँ पे फिर एमपीसी की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे, 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। हम एक करके ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया 1,
0.4 और करेक्ट आंसर है आपका सी 0.6. If the entire additional income of an economy is consumed, then the value of investment multiplier will be. Okay, तो यहाँ पे वापस से एक वैसी क्वेश्चन दिया जो ऐसा हमने प्रीवियस देख चुके हैं. अब यहाँ पे बोला कि entire additional income of an economy, यानी कि पूरी की पूरी additional income, यानी कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Y को, और वो कंज्यूम कर ली गई है, यानी कि पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली गई है. ये सिंपल सा आपसे यहाँ पे एमपीसी का जो कंसेप्ट है वो पूछा गया है. हम यहाँ मान लेते हैं कि जो एंटायर एडिशनल इनकम है वो हो गई आपकी 100 रुपए किसी इकोनॉमी में एडिशनल इनकम आई, 100 रुपए लोगों ने कमाए और पूरे के पूरे 100 रुपए उन्होंने वो खर्च भी कर दिए. चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई इक्वल टू 100, यानी कि 100 अपॉन 100. एमपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एमपीसी की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब आगे क्वेश्चन देख सकते हैं क्या पूछा गया है. उन्होंने बोला है हमसे इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या रहेगी. तो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी की वैल्यू है 1, दिया जाएगा 1 अपॉन 0. इसका आपका आंसर आ जाएगा इंफिनिटी, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. फिर MPC is equal to 0.75 and as a result of multiplier effect, national income increased by 300 crores by an additional investment of. ठीक है, तो यहाँ पे MPC की आपको वैल्यू गिवन है 0.75 और मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण, यानी कि जो भी मल्टीप्लायर की वैल्यू आई होगी उससे जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो गई कितने से? 300 करोड़ से. वो भी एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट पूछा गया, यानी कितने का इन्वेस्टमेंट जो है वो किया गया होगा. ओके, तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ. मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, जो कि आपको दे देगा 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, 1 अपॉन 0.25, जो कि आपको ये दे देगा 4, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी थी? 4. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसको क्या? 4 टाइम्स, यानी कि इस इकोनॉमी में जो भी मैं इन्वेस्ट करूंगा वो 4 टाइम्स से बढ़ जाएगा. अब यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बताया गया है कि 300 करोड़ एडिशनल इनकम जनरेट हो गई, नेशनल इनकम जो है 300 करोड़ हो गई जनरेट, यानी कि ऑलरेडी ये 300 करोड़ है ये ऑलरेडी 4 से मल्टीप्लाइड है. मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल बतानी है कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 300 करोड़ डिवाइडेड बाय 4, जो कि आपको कितना दे देगा? 75 करोड़. 4 से डिवाइड करा बिकॉज ऑलरेडी ये 4 से एक बार मल्टीप्लाई हो चुका था. तो आप इसका आंसर देखें एक एक करके, 400 करोड़, 225 करोड़, 1200 करोड़ और डी 75 करोड़. तो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा डी रहेगा. इसका मतलब कि इकोनॉमी में 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा गया, मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 टाइम्स थी, यानी 75 करोड़ जो है 4 टाइम्स से ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो गया. कितना आपको मिल गया? 300 करोड़. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर विल बी. ओके, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि आप बोला गया है कि एमपीसी की वैल्यू अगर किसी केस में ज्यादा होती है एमपीएस की वैल्यू से, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, तो आप जानते हैं कि एमपीसी और एमपीएस दोनों को ऐड करने पे कितना मिलता है? हमें 1 मिलता है. तो हम एक एज्यूम नंबर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ठीक है एमपीसी यहाँ पे ज्यादा है, हमने एज्यूम कर लिया कि वो 0.75 है और एमपीएस जो है वो आपका 0.25 है. तो मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2, इक्वल टू 5. आप यहाँ पे वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं ना. मैंने कोई भी इमेजिनरी नंबर ले लिया, आप चाहें तो 0.75 की जगह 0.8 भी ले सकते हैं, आपको जो लेना हो. अब यहाँ पे मैं k की वैल्यू निकालूंगा 1 अपॉन 0.25, यानी कि 1 अपॉन एमपीएस का फॉर्मूला. तो ये मुझे वैल्यू कितनी देगा? 4 टाइम्स. तो यहाँ पे ऑप्शन दिया आपको ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2, इक्वल टू 5. तो इक्वल टू 2 और इक्वल टू 5 तो नहीं होंगे बिकॉज दोनों के दोनों ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है और जरूरी नहीं कि यही दो ऑप्शंस आए. लेस देन 2 होंगे क्या? नहीं, मुझे यहाँ पे 4 टाइम्स मिला है, यानी डेफिनेटली मोर देन 2 है, तो इसलिए बी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा. और एक ऑप्शन हमारा जो बचता है वो ए ग्रेटर देन 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा बिकॉज 4 टाइम्स. अब इसके अलावा कोई भी और वैल्यू ले लें, बस उसमें कंडीशन ये होनी चाहिए कि एमपीसी की वैल्यू जो है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए एमपीएस से ना. आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके दूसरी वैल्यूज लेके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. एमपीसी ग्रेटर देन एमपीएस, जहां पे आप एमपीसी की वैल्यू चाहे तो स्लाइटली ज्यादा ले लें, यानी कि मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ 0.6 और 0.4. अगर आप ये वैल्यू लेके भी सॉल्व करेंगे तो आपको यही ऑप्शन ग्रेटर देन 2 ही मिलेगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं, इफ रेशियो बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस इज 4:1 देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज. तो यहाँ पे आपको रेशियो गिवन है एमपीएस और एमपीसी और एमपीएस का, तो मल्टीप्लायर की यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है. तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एमपीसी अपॉन
MPS इज इक्वल्स टू 4/1। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू एग्ज्यूम कर लेता हूँ कि MPC, लेट MPC be 4x and MPS be x। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है 4x प्लस x करने पे मुझे कितना मिलेगा, 1। एज यू नो यहाँ पे रिलेशन एग्जिस्ट करता है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1, है ना। तो मैंने उसी रिलेशन से यहाँ पे बता दिया कि ठीक है, अगर MPC 4x है और MPS x है तो 4x प्लस x करने में मुझे 1 मिलेगा। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा मैं, 5x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू मैं निकालूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 1/5 यानी कि 0.2। वेयर एज आपका x क्या है, x आपका MPS है, MPS की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.2। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 1/MPS जो कि हो जाएगा 1/0.2। आप 0.1 को डिवाइड करेंगे 0.2 से तो आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स एज योर आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका रहेगा C, 5। ओके, नेक्स्ट है इफ द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इन्वेस्टमेंट इज एज्यूम्ड टू बी, यानी कि यहाँ बोला गया कि जब हम डिटरमाइन करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को तो इन्वेस्टमेंट को हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, इंड्यूस्ड, ऑटोनोमस, बोथ A एंड B या फिर D, नन ऑफ द अबव। इंड्यूस्ड यानी कि ऐसा इन्वेस्टमेंट लेवल होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट को हम मानते हैं कि वो प्रॉफिट मोटिव से इन्फ्लुएंस होती है और इनकम इलास्टिक होती है। कैसी होती है वो, इनकम इलास्टिक, यानी जैसे जैसे इनकम चेंज होती है वैसे वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। और ऑटोनोमस हमारी किस तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पे वो इनकम इनइलास्टिक होती है। ठीक है, तो आपके जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा B और C आपका नहीं रहेगा, बिकॉज बोथ A एंड B हो नहीं सकता। एंड आपकी जो इस चैप्टर में जो भी आप इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ेंगे उसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो थ्रू आउट ऑल लेवल ऑफ इनकम सेम ही रहेगी। ठीक है, सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे वो समझ में आए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट्स जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने बाकी चैप्टर को भी सेम फॉर्मेट में कवर किया है चैनल पे, तो आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। एंड डाउनलोड द फ्यूके एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।